हेलो एवरीवन, वेलकम बैक है यार। आज आप लोगों का जो है पॉलिटी PYQ सीरीज का डे 8 है। ठीक है, पिछले 7 दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं और ये जो सिलेबस स्टार्ट हुआ था एक पार्ट, उसका आज लास्ट डे है। ठीक है, आज हम लोग 140 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 8 दिन में। भाई 10-20 इस तरीके से चलते आया है कि नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिना देर किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज आर करेक्ट। ठीक है, कौन सा सही है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्मेशन से लेकर के। ओके, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन 1946। ओके, पढ़ लो और आगे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ये बात तो गलत कह रहा है। प्रिंसली स्टेट से लोग नॉमिनेट हुए करते थे, नॉमिनेट होकर के आया करते थे, है कि नहीं? ये तो गलत कह रहा है। ओके, अच्छा गलत कह रहा है तो इससे कुछ काम बन रहा है क्या? नहीं, एक ही काम बन रहा है, इसको हटा सकते हैं। ओके, आगे पढ़ो। द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। क्या बात कर रहे हो यार, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो पब्लिक के लिए, पब्लिक का ओपिनियन ही मैटर नहीं करता। ये बात तो पूरी तरीके से गलत है कि नहीं? तीसरा को भी हटा दो, यहाँ है तीसरा, ये भी हटा दो। अब चौथा देखते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशन वर सॉलिसाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। बिल्कुल, सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन तब अगर हम लोग लोगों से जानेंगे, पब्लिक से जानेंगे, तभी तो ये सब दिखेगा कि हाँ हम लोग कलेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लॉ मेकिंग में। तो ये बात सच है। तो 4 यहाँ है और 1। भाई ये जो कह रहा है कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946, तो ये बात भी सही है। अपने पास ऑप्शन डी सही होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सिटीजनशिप प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। ठीक है, नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ सी हैज़ वॉलेंट्रली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री। भाई ये देखो, सिटीजनशिप का प्रोविज़न हम लोग पिछले जितने दिन से कर रहे हैं, 1-2 दिन के बाद आ ही रहा है कि नहीं? और हम लोग ये भी सीख चुके हैं कि अगर वॉलेंट्रली कोई सिटीजनशिप एक्वायर करता है किसी भी फॉरेन स्टेट का, तो भाई वो सिटीजनशिप खो देता है इंडिया का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, ओके, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक एनी प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन and the termination of the citizenship and all the matters relating to the citizenship। बिल्कुल, आर्टिकल 11 जो है वो हम लोग पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि भाई आप कोई भी प्रोविज़न बना सकते हो एक्विजिशन से लेकर के या टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप से लेकर के, है कि नहीं? तो ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट मेरा सी सही होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके ओके। 1/3 विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट फॉर द 9th शेड्यूल। अब देख लो यार, कितने दिन आ गया है, कोई ऐसा दिन नहीं छूटा है कि 9th शेड्यूल नहीं आया है। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट वॉज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट। बिल्कुल, हाँ। इंक्लूड दोज लॉ विच आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। हाँ ठीक है, ये बात कहा गया था। इट वॉज इंसर्टेड बाय द 42nd। भाई ये देखो, एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ना? कॉन्ट्राडिक्टरी, या तो 3 सही होगा या तो 1 सही होगा। और हम लोग जान रहे हैं 2-3 दिन से, पिछले 4 दिन से हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि भाई ये 1 सही है, फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ ये हुआ था, तो फिर ये तो गलत है ना भाई। ठीक है, तीसरा गलत है। ऑप्शन क्या है अपने पास? तीसरा को हटा करके काम बन रहा है क्या? हाँ ठीक है, काम बन रहा है, देखते हैं। तीसरा इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है? हाँ करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट पूछा है। तीसरा हटा दिया। अब ऑप्शन क्या बचा अपने पास? ए बचा। ठीक है, चौथा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ते हैं। लॉ इन द 9th शेड्यूल आर प्राइमरली दोज विच प्रिटेंड टू मैटर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। नहीं भाई, लैंड रिलेटेड सिक्योरिटी था, लैंड रिलेटेड प्रोविजंस है उसमें। तो 1 और 2। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में बताओ यार। इट कंसिस्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, बिल्कुल ये बात तो सही है। इन अ डेमोक्रेसी दोज करेंटली इन अ पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, बिल्कुल जो पावर में है, सत्ता में है, ऐसा नहीं है कि वो बना ही रहेगा, चांसेस है कि वो हट सकता है, चांसेस है कि लोग उसे वोट ना करें, लोग उसे चाहे ना तो वो ख़त्म हो सकता है। ईच वोट हैज़ अ वन वैल्यू, बिल्कुल कोई भी हो हर एक वोट का वैल्यू बराबर ही है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से अपने पास कौन सा स्टेटमेंट, 1 2 3 तीनों ही, तो अपने पास बी सही होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, समझ गए। इसमें हम लोग ये जो है बोला कि बाय द पीपल, ये जो स्टेटमेंट है इसमें हाफ प्रेजेंट किया है अब्राहम लिंकन का जो कोट था ना, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, है ना, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। आगे बढ़े, ओके 125। The draft constitution was framed only provide a mercenaries for the government of the country if it is not a contrivance to install up any particular party in a power, as has been done in some countries. Who should be in the power is left to be determined by the people, and as it must be if the system is to satisfy the test of the democracy। भाई इसमें यही कह रहा है बेसिकली, ये एक क्या बोलते हैं स्पीच का पार्ट है, ठीक है, बोला ना, above the passage फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट इज एट्रीब्यूटेड टू, किससे कौन कहा था ये चीज़। इसमें यही कह रहा है कि देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि गवर्नमेंट अच्छा से चल सके, गवर्नमेंट मशीनरीज मतलब गवर्नमेंट अच्छे से रन हो सके, ठीक है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कौन सत्ता में रहेगा कौन सत्ता में नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों तक छोड़ दीजिए, ठीक है, वही डिसाइड करेंगे कि कौन सत्ता में है कौन सा नहीं है, ठीक है, और किसी सत्ताधारी को फेवर नहीं करना है। तो ये सब जो पैसेज है ये किसका पार्ट था, तो ये बी आर अम्बेडकर जी बोले थे, ठीक है, जो कि हम लोग इनको जानते हैं कि चेयरमैन भी इनको इलेक्ट किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने थे, ठीक है, जिन्हें हम आगे चल करके ये नाम से फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, है कि नहीं। तो ये बी आर अम्बेडकर का था भाई। अब ये चीज़ें याद हम लोगों को नहीं रहती है कि कौन सा किसने फ्रेज़ बोला, किसने स्टेटमेंट दिया है, कौन सा बात बोला है, ठीक है, बट पढ़ते हैं कभी कभार तो गलती से भटकता याद रह जा सकता है, ठीक है, तो हम लोग लकली मार सकते हैं, लेकिन ये फैक्चुअल है भाई कि कौन कौन किस तरीके का बात बोला है कि नहीं। सिटीजनशिप का मतलब क्या समझते हो तुम, फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ द सिटीजन, बिल्कुल। द राइट ऑफ द सफरेज फॉर द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल्स ऑफ द यूनियंस एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट, बिल्कुल। उसके बाद द राइट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सब कुछ, हाँ, लेकिन इन लोगों के मेंबर बनने के लिए भाई थोड़ा सा एज लिमिट का भी क्राइटेरिया होता है, बट क्या बन सकते हैं, इतने प्रोविजंस हैं, हाँ हैं, ठीक है, तो ये चीज़ तो है। तो क्या तीनों और सिटीजनशिप से क्वेश्चन हम लोग देखे पिछले कई दिनों से ही आ ही रहा है, ठीक है। तो सिटीजनशिप को फिर से थोड़ा सा रिकैप कर ले। सिटीजनशिप जो है यूनियन लिस्ट का पार्ट है। सिटीजन्स जो है ये वर्ड जो है सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिवाइन नहीं है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि सिटीजनशिप हम लोग कैसे ले सकते हैं, या तो जिस वक्त कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का उस वक्त हम लोगों का सिटीजनशिप था पहले से, या तो फिर हम बर्थ के माध्यम से ले सकते हैं, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, या फिर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से, ठीक है, या फिर भारत सरकार कोई भी टेरिटरी को एक्वायर करती है तो भी सिटीजनशिप मिल सकता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सिटीजनशिप जो है ख़त्म होने के पिछले कई दिनों से डिस्कशन हो ही रहा है इस पर कि 3 तरीके हैं, ठीक है, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। इस तरीके से तुम्हारा सिटीजनशिप जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following warned his colleague that the Constituent Assembly was British made and was working the British plan as the British should like it to be worked out? देखो ये इनमें से कौन है जो अपने कलीग्स को भाई अपने वहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों को ये बात कही कि देखो ये जो वर्किंग ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बना है वो ब्रिटिश मेड है, ब्रिटिशों ने बनाया है, और ये काम भी किसके लिए कर रहा है, ब्रिटिश के तौर पे कर रहा है, ब्रिटिश लोगों पे। तो ये कौन कर रहा है बताओ, ये भी है भाई याद रखने वाला, CAPF में पूछा है, ठीक है।
तो ये अभी हम लोग BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र पढ़ करके आए, BR अम्बेडकर इस तरीके की बात नहीं कहें, ठीक है, वो तो सपोर्टिव सिस्टम थे, इनमें और इनमें नहीं पता है, तो इनका थोड़ा सा डाउट है। ऑप्शन ये जो है सही है। अब ये कौन है? सोमनाथ लहरी जी, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, ठीक है, और सबसे बड़े क्रिटिक थे ब्रिटिश रूल के इंडिया में, और इनका मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ट्रूली जो है वो इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये 19 दिसंबर 1946 को असेंबली में स्पीच देते हैं और उसी स्पीच में ये बात कहते हैं, ठीक है। ओके ओके हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। प्रियम्बल से हम लोग डेली, ऐसा कोई दिन नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देख लो भाई कि जो टर्म है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ओरिजिनली, बात सही है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? नॉट करेक्ट पूछा है। द प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। बाय इटसेल्फ द प्रियम्बल इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट, ठीक है, इन अ कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड दैट द प्रियम्बल कैन नॉट be considered as an aid to legal interpretation of the constitution where the language is ये बात गलत है भाई, ये बात गलत है। हम लोग लीगल इंटरप्रिटेशन में मदद ले सकते हैं प्रियम्बल का। प्रियम्बल एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, हम लोग आइडेंटिटी कार्ड के भी नाम से जानते हैं, और ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बारे में भी हमें बता ही देता है, ऑब्जेक्टिव बता देता है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। और ये बात भी हम लोग पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि ये इन्फोर्सेबल भी नहीं है किसी कोर्ट में, और इसे हम एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गाइडेंस मान सकते हैं, ठीक है, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करना हो तो हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल तो हम कर ही सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल का इस्तेमाल हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए कर सकते हैं जब लैंग्वेज किसी केस का पूरी तरीके से एम्बिगुअस हो। तो ये बात सही है, लेकिन पूछा क्या है? नॉट करेक्ट, और यहाँ क्या लिखा है? कैन नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, ठीक है। बाकी प्रियम्बल के बारे में हम लोग तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से नेहरू जी का पास था, उन्हीं के बेसिस पे ये बना है। 26 नवंबर 1949 को हम लोग पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इसे अडॉप्ट किया। फिर 42nd अमेंडमेंट में हम लोग देखें कि सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी के कुछ वर्ड्स ऐड हुए, ये चीज़ तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं, ठीक है। एज पर द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ओके, ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेगिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। भाई कंकरेंट लिस्ट है तो स्टेट और सेंटर दोनों ही काम करेंगे ना, गलत है ये। बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेगिस्लेचर हैव द पावर टू लेगिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट, बिल्कुल एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं है? या तो ये सही है या तो ये सही है। अब ये गलत है तो ये सही है, डेफिनेटली 100%, आगे पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी देख लो, लेगिस्लेशन मेड अंडर द कंकरेंट लिस्ट बाय द पार्लियामेंट शुड बी रेटिफाइड बाय द लिस्ट ऑफ द बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेगिस्लेचर सो एज टू बिकम अ लॉ ऑफ द। जरूरी थोड़ी है यार, जरूरी थोड़ी है। ओनली स्टेट लेगिस्लेचर आर इन पावर टू मेक द लॉ अंडर द कंकरेंट लिस्ट। नो, पार्लियामेंट क्या झक मारेगा, ठीक है। ये तीनों, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है इससे, ठीक है। बी, ओके। 130 क्वेश्चन, which of the following statement regarding passing a law under the state list is are correct? Passing law under state list, ठीक है, even in the sphere of the state list exclusively reserved for the state, parliament can legislate under any under certain circumstances। बिल्कुल बात सही है कि ठीक है, स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है कोई सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है, पूरा एक्सक्लूसिवली रिजर्व है स्टेट लिस्ट के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहाँ पर ही सेंटर पार्लियामेंट उस पर लेगिस्लेट कर सकता है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया, तो इस दरमियान में कर सकता है। तो बात ये तो सही है भाई, ठीक है, ओके। आगे बढ़ो। पार्लियामेंट कैन नॉट लेगिस्लेट अ सब्जेक्ट अंडर अ स्टेट लिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अभी तो बोला ना, ये देखो एक दूसरे में आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है यार, ठीक है। या तो ये सही है या तो ये सही है, तो ये नहीं हो सकता। तो 2 को हटा दो यहाँ से, और कहीं हट रहा है क्या? नहीं, यहाँ से हटा दो। अपने सी और डी, 1 तो 100% सही है, ठीक है। और तीसरा का देख लो, फिर तीसरा क्या बोलता है? अ रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाई
2/3 of the members present and voting is required to passed by the Rajya Sabha to pass a law under the state list। बिल्कुल बात सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 249 में ये बातें कही गई हैं कि अगर राज्यसभा जो है कोई रेजोल्यूशन पास कर रहा है तो उसको 2/3 नॉट लेस दैन 2/3 से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो प्रेजेंट है मेंबर्स वहाँ उन लोगों का वोटिंग 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पार्लियामेंट तो स्टेट लिस्ट पे बना ही सकता है भाई। तो ये सी कहाँ गया? एक सौ 31 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लिस्ट एंड कंटेंट इज आर करेक्टली मैच्ड। स्टेट लिस्ट बिल्कुल, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन ये हम लोग लास्ट के कुछ वीडियोस में देख चुके हैं। यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस, अभी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, सही है यार, ठीक है। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट, लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस, बिल्कुल तीनों ही सही है, ठीक है। CAPF का क्वेश्चन है 2019 का वो। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई कितने दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये नेहरू जी का था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे ना, मूव किए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन हिज कैपेसिटी ऑफ द लॉ मिनिस्टर। बिल्कुल, जब इंडिया आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू बने, उस वक्त अम्बेडकर साहब को इनवाइट करते हैं कि आइए और आप इंडिया एक लॉ मिनिस्टर के तौर पे यहाँ पर सर्व कीजिए। बाद में जो है 2 हफ्ते के बाद उनको अपॉइंट कर दिया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में, और आगे आपको उसी के तौर पे काम करना होता है। तो ये बात सही है, 2 सही है, B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओनली 2, पहला गलत है। 133 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। CAPF 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। इट वाज फ्रेम्ड बिटवीन द दिसंबर 1946 एंड दिसंबर 1949। यस, हम लोगों को पता है 2 साल 11 महीने, कहीं हम पहले कुछ दूसरे वीडियो में बताए होंगे 17 या 18 दिन लगे थे, कहीं बोले थे कि देख लेना, तो ठीक है। यहाँ 17-18 बोला ही नहीं, 2 साल के आसपास अप्रॉक्सीमेटली 3 साल का बता ही दिया, ठीक है। फिर भी आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन ए ही है सही। द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस्ड इन अ पब्लिक मीटिंग। नहीं यार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हो रहा था। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट। अरे भाई, इंडिया क्या वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है, ये तो ऐसे ही गलत है। इट कैन फुल्ली इनटू द ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड इन। नो सर, 26 नवंबर को हम लोगों ने अडॉप्ट किया और 26 जनवरी को पूरी तरीके से फोर्स में आया था, है कि नहीं? तो इमीडिएटली तो नहीं, तो ए सही है। 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, तो इन क्या था इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो ये एक्ट था ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसमें क्या था कि ये पार्टीशन का बात किया इंडिया और पाकिस्तान का। जो ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त उसको 2 पार्टों में, 2 भागों में बांटा, किसमें? एक तो इंडिया और पाकिस्तान में। एक्ट यही किया था। अब देख लो यहाँ क्या ऑप्शन क्या है। द डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट रेसिडरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविंस ऑफ द सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट ईस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नहीं, द एक्ट साउट टू ले डाउन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसमें नॉट पूछा है ना, इसलिए ये बात तो सही बोल रहा था ना, नॉट पूछा है। एक्ट साउट टू ले डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नहीं यार, हम ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्यों, अब तो आज़ाद हो गया, अब तो इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो खुद के लोगों का विल होगा ना, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन ये जो है गलत है, मतलब ऑप्शन सही इस वाले में, क्योंकि नोट पूछ रहा है ना। द एक्ट प्रपोज टू द सेट ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, बिल्कुल इंडिया एंड पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन वाज टू हैव द अल्टीमेट पावर टू फ्रेम एडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, तुम लोग को जहाँ से लग रहा है जो प्रोविज़न अच्छा लग रहा है उठाओ, इसलिए तो इंडिया का इतना लंबा बना भी हो, क्योंकि वो बहुत जगहों से कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैंडेट ऑफ द धर कमेटी, धर कमीशन 1948,
ठीक है, क्या मैंडेट था? टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, टू रिकमेंड द वेदर द स्टेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। स्टडी ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशन, नहीं। एग्जामिन वेदर द मद्रास सिटी कैन बी ट्रांसफर टू द आंध्र, नहीं। ये धर कमीशन जो थे अपॉइंट किए गए थे 1948 में, ठीक है। क्या था? इनको चेक करना था, स्टडी करना था कि भाई क्या हम लोग जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर बात था, तो ये ऑप्शन जो है अपने पास सही करता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 136 क्वेश्चन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट? इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल एडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं था। इसमें क्या था? नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड भी थे, और सब लिमिटेड फ्रेंचाइज था, है ना, लिमिटेड फ्रेंचाइज थे। ये बात तो सही है। नेक्स्ट, इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ था भाई? इनडायरेक्ट था, नॉमिनेटेड था प्रिंसली स्टेट से, है कि नहीं? ये तो बात नहीं है, ये तो गलत है। 2 हटा दो, 2 हटा दो, ये दोनों चले गए। अच्छा, भी बच गया, ठीक है। तो चौथा और तीसरा पढ़ लो। इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, हाँ मल्टी पार्टी था भाई। अपने पास इंडियन नेशनल कांग्रेस था, अपने पास मुस्लिम लीग था, अपने पास कम्युनिस्ट पार्टी था, तो मल्टी पार्टी तो हो गया, ठीक है। चौथा क्या बोला है? इट वर्क थ्रू द सेवरल कमेटी, हाँ बिल्कुल, इतने दिनों से तो पढ़ते आ रहे भाई। ड्राफ्टिंग कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटीज़, अलग अलग सबके चेयरमैन बनाए गए थे, प्रोविंस कमेटीज़, ये सब बने थे, तो ये भी सही। तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन डी सही होता हुआ नज़र आ रहा है सर। अकॉर्डिंग टू द ग्रैनविल ऑस्टिन, एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, वहाँ पर ही मिल जाएगा ये स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? तो इन्होंने क्या बात किया? मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स, नाउ कंसेंसस एंड एक्यूमिडेशन। भाई डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में यही तो चाहिए, और बहुत सारे डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, सबके बीच में, लोगों के बीच में यही तो चाहिए। सोशल रिवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, नहीं। असिमेट्रिकल फ्रीडम, फेडरल स्ट्रक्चर, नहीं। ये बात था सर, बी, ठीक है, बी था। इसी पे जो वो बात कर गए, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोडक्ट है बहुत सारे कंसेंसस का, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा ग्रुप है अपने पास। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग पार्ट से, इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग निकल कर के आ रहे हैं, सबका कंसेंसस बनना और उसके बाद अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन आना, ठीक है। तो ये बात उन्होंने ही करा, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में थोड़ा सा जान लो कि इनको 2011 में पद्म श्री अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और ये 2 बुक लिखते हैं। एक बुक जो था उसका नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोर ऑफ अ नेशन, 1966। और दूसरा जो बुक है वो लिखते हैं वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस। अब ये इंडियन एक्सपीरियंस क्यों लिख रहा है? क्या इंडिया का नहीं था? नहीं भाई, ये अमेरिका के थे, अमेरिकन हिस्टोरियन, इसीलिए बोल रहे हैं इंडियन एक्सपीरियंस, अमेरिकन हिस्टोरियन थे ये, हिस्टोरियन, ठीक है। 138 आर्टिकल 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का, पार्लियामेंट में बाय लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 क्या कर सकता है पार्लियामेंट? डिक्लेयर वॉर ऑन एनी कंट्री, नहीं भाई, पहला पार्ट है टेरिटरी से रिलेटेड होगा, तो उससे कोई बात कर रहा है तो बोलो ना। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, हाँ। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, हाँ। इस्टेब्लिश ऑटोनोमस काउंसिल विद इन द स्टेट, ये नहीं। ऑटोनोमस तो हम लोग देखे थे 5-6 शेड्यूल की बात करता था, इधर था, ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। वो जैसे कि आर्टिकल 244A के समथिंग उधर था, जो उधर ऑटोनोमस स्टेट की बात करता था, है ना, आसाम वाला, कल ही परसों बात किए हम लोग यार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या आएगा? ये भी नहीं है, तो 2 and 3 कहाँ दिख रहा है? 2 and 3 सी में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। Which of the following are true regarding the preamble of the Constitution of India? Objective resolution was proposed, देख रहे हैं कितने बार आ रहा है ये क्वेश्चन।
सिर्फ PYQ करके जाओ ना यार, अगले साल बहुत अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच अल्टीमेटली बिकम द प्रियम्बल। बिल्कुल सही। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ US। बिल्कुल सही है कि नहीं। द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वर अडॉप्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई ये भी सही। द प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द, नहीं फंडामेंटल राइट मेंशन भी नहीं है प्रियम्बल में कहीं, ये गलत है सर। 444 ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है 140 और हमको लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन है 2014 CAPF। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 2022 2023 में 2 बार के आसपास दिखा होगा है ना, और अब यहाँ दिख रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यहाँ करके गया होता 2022-23 में अच्छे से करता। क्या एक फॉर्म है लिमिटेड गवर्नमेंट का? बिल्कुल सही, हम लोग देख चुके हैं। वन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। बिल्कुल पब्लिक के लिए ही सब कुछ है। तो 1 और 2 कहीं दिख रहा है क्या साथ में सर? यहाँ दिख रहा है 1 और 2, यहाँ दिख रहा है 1 और 2, बाकी को हटा दो सर। ठीक है हटा दिए, मतलब या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन सी है। 4 ऑप्शन देख लो। 1 वेयर देयर इज ऑलवेज आ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नहीं सर ऑलवेज नहीं हो सकता है ना, ये एक ऐसा कंडीशन बता दे रहा है कि भाई हमेशा, तो नॉट नेसेसरली कि हमेशा अलग अलग इस सिस्टम हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। कहीं इलेक्टोरल सिस्टम जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कहीं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हो गया, कहीं मिक्स प्रोपोर्शनल वाला सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है ठीक है, तो ये चीज़ें गलत है। 4 गलत होगी, तो बचा क्या? ए अपने पास ये है। ठीक है ओके, 140 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हो सकता है कि इसको हम रोक दे 4 से 5 दिन के लिए, क्योंकि मेरे को एथिक्स का पूरा कंप्लीट करना है। एथिक्स को हमको एनी हाउ कंप्लीट करके उसके बाद फिर इसको ये करेंगे, क्योंकि इसके वजह से मेरे को उधर टाइम नहीं मिल रहा है। ओके, तो शायद ये रुक सकता है 2-4 दिन के लिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू होगा। उसके बाद जब एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा देन फिर इसको हम लोग रिज्यूम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर।